करेंगे मौसम के मिजाज की। मौसम विभाग के वालों शीत लहर की चेतावनी जारी की गई है। पंजाब हरियाणा ते चंडीगढ़ के कुछ इलाकों के शीत लहर का कहर जारी रहेगा, यानी कि कोल्ड वेव्स चलणगियां, ठंडियां हवावां चलणगियां, हट टारवियां हवावां जो ने चलण की चेतावनी मौसम विभाग के वालों जारी की गई है। हिमाचल दे विच तापमान दे विच भारी गिरावट दर्ज की गई है। जाहिर जी गल है कि गिरावट दर्ज होने दे नाल उत्थे ठंड भी वधी है। तो वेदर फोरकास्ट जो जारी किया गया मौसम विभाग के वालों चेतावनी जारी की गई है। पंजाब के अलावा होर भी कई सूबों के ठंडियां तेज हवावां चलने की चेतावनी जारी की गई है। जाहिर जी गल कि जे मौसम के अपना ख्याल रखा जाना बहुत ज़्यादा जरूरी होंगे है, जिन्हें कई लोगों ने तो हुण तक जो अपने स्वेटर जैकेट्स जो ने बाहर कढ़ लिए ने, लेकिन बहुत सारे लोग ने जिन्हों के वालों हाले तक अपने जैकेट्स स्वेटर पाने जो ने शुरू नहीं किए ने। तो उन्होंने लिए हुण समा आ चुके कि तुसी अपने बैड खोलो, अलमीरा खोलो, सूटकेस खोलो, उस दे विचों अपने स्वेटर कड्डो, ब्लैंकेट्स भी हुण ओढ़ने पै सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर तस्वीरां ग्राफिक्स के जरिए तुहानूं दस रहे कि गुरदास दे विच मैक्सिमम जो तापमान है 26 डिग्री सैल्सीयस, मिनीमम 9 डिग्री सैल्सीयस है। बठिंडा दे विच मैक्सिमम 29 डिग्री सैल्सीयस ते 9 डिग्री सैल्सीयस मिनीमम है। मोहाली दे विच मैक्सिमम 26 डिग्री सैल्सीयस है तो मिनीमम 10 डिग्री सैल्सीयस मोहाली दे विच तापमान दर्ज किया गया, यानी कि ठंड जो है हुण अपने चरम ते पहुंचण दे संकेत दे रही है। ठंड वधनी शुरू हो चुकी है। लोगों को खास तौर पर ध्यान रखना पेगा अपने बच्चों का, अपने बजुर्गों का। गर्म कपड़े पाने जो ने वो शुरू कर देंगे लोग जिन्होंने हुण तक शुरू नहीं किए ने। 18 डिग्री सैल्सीयस शिमला का तापमान है, 4 डिग्री सैल्सीयस मिनीमम तापमान है। मनाली दे विच मैक्सिमम 15 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। मंडी दे विच मैक्सिमम 21 डिग्री सैल्सीयस तो सोलन दे विच मैक्सिमम 13 डिग्री सैल्सीयस है। भरत साडे नाल जुड़ चुके ने अमृतसर तो ते संदीप साडे नाल मनाली तो जुड़े ने और अंकुश भी साडे नाल जुड़े ने और उन्होंने कोलों जानकारी लेंगे कि तापमान जो दर्ज किया गया है कितना ज़्यादा देखने को मिल रहा है, लोग इस तापमान को किवें लै रहे हैं। मैं क्योंकि सब तो पहला मैं गल करूँगी अंकुश, आप किस जगह पे हैं, आप कहाँ से रिपोर्ट कर रहे हैं, क्या वहाँ का तापमान क्या जो है दर्शाता है इस वक्त? अंकुश आवाज आ रही है और ऐतिहासिक रिज मैदान पर हैं और यहाँ जो तापमान की बात अगर हम करें तो यहाँ लगातार जो ठंड है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। हालांकि दोपहर के वक्त यहाँ जो है वो धूप खिली रहती है, लेकिन सुबह और शाम के वक्त के तापमान की बात की जाए तो तापमान बहुत ज्यादा गिर जाते हैं। और अगर हम बीते 24 घंटों की बात करें तो तापमान में 0.6 डिग्री तक की और ज्यादा गिरावट दर्ज की गई है। और रात के वक्त जब ठंड शिमला में बढ़ती है तो लोगों की परेशानी भी बढ़ना बिल्कुल तय है। हालांकि मौसम विज्ञान केंद्र की माने तो 17 नवंबर तक राज्य भर में मौसम साफ बने रहने का अनुमान है। ना तो किसी जिले में बर्फबारी को लेकर अलर्ट जारी किया गया है, ना ही बारिश को लेकर। लेकिन अगर सुबह और शाम के वक्त की ठंड की बात की जाए तो ठंड बहुत ज्यादा है, सुबह के वक्त भी और शाम के वक्त भी। एक बार हम आपको तस्वीरें भी यहाँ पर दिखाते हैं। शिमला का जो ऐतिहासिक रिज मैदान है वो यहाँ पर धूप वहां पर खिल चुकी है और जो सूरज की रोशनी से रिज मैदान नहा चुका है। लेकिन जो पूरा इलाका है शिमला में जहां जहां धूप नहीं आती है वहां पर इस वक्त लगभग ऐसा महसूस होता है कि जो तापमान है वो अभी माइनस में है। अगर हम बीते कल की बात करें तो 19 डिग्री अधिकतम तापमान यहां पर रिकॉर्ड किया गया था और जो डिपार्चर है यानी कि जो तापमान में गिरावट है वो 0.6 डिग्री तक की रिकॉर्ड की गई है। यानी कि आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि तापमान में तेजी से गिरावट आ रही है। और जिस तरह से आप भी जिक्र कर रही थी कि ये संकेत है कि ठंड जो है वो जल्द ही आने वाली है और हिमाचल प्रदेश से ही ठंड जो है वो पंजाब और हरियाणा की तरफ भी जाती है। तो यानी कि जब पहाड़ों में मौसम का मिजाज बदलेगा तो उसका जो खामियाजा है वो कहीं ना कहीं मैदानी इलाके के लोगों को भी भुगतना होगा। और इस बार इस तरह का भी अनुमान लोगों में है कि इस बार ज्यादा ठंड हो सकती है। हालांकि इस तरह की कोई वैज्ञानिक चेतावनी फिलहाल जारी नहीं की गई है। गगन, बिल्कुल हमारे साथ हमारे सहयोगी संदीप भी जुड़े हैं। संदीप, क्या कहता है वहां का मौसम का मिजाज? गगन, आप जिस तरीके से बुलेटिन की शुरुआत कर रही थी तो मोटी गर्म जैकेट्स की बात कर रही थी, तो आप देख सकती हैं कि इस वक्त
जो है वो मैंने काफी मोटी जैकेट पहनी है, क्योंकि ऊंचाई वाले इलाकों की अगर मैं बात करूं तो ठंड ने दस्तक दे दी है। मनाली में भी कुछ यही सूरत हाल है मौसम का, क्योंकि जिस तरीके से अंकुश बता रहे थे कि धूप जो है वो आज खिलेगी और अगले एक हफ्ते तक जो है वो मौसम वैज्ञानिकों के फोरकास्ट के मुताबिक जो है हिमाचल प्रदेश के तमाम इलाकों में धूप खिली रहेगी। लेकिन फिलहाल जितने भी हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाके हैं उनमें सबसे ज्यादा ठंड जो है इस वक्त लाहौल स्पीति में पड़ रही है। वहां की 3 ऐसी लोकेशंस हैं जहां पर -3, -2, -1 डिग्री सेल्सियस जो है वो पिछले 24 घंटों में मिनिमम टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है। तो आप समझिए कि ठंड जो है वो किस तरीके से दस्तक दे रही है। लाहौल स्पीति, किन्नौर हो, चंबा हो, शिमला के ऊंचाई वाले इलाके हों, कुल्लू के ऊंचाई वाले इलाके हों या फिर मंडी के ऊंचाई वाले इलाके हों, इन तमाम इलाकों में टेम्परेचर जो है वो लगातार नीचे गिरता जा रहा है। राहत की बात यह है गगन कि पिछले कुछ दिनों से लगातार जो है वो मौसम साफ बना हुआ है, नीला आसमान यहां पर देखने को मिल रहा है। और दूसरी तरफ एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे दूं, जिस तरीके से दिल्ली के आसपास के इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 400-500 के पार चला गया है, लेकिन हिमाचल प्रदेश में जो है वो राहत की खबर ये है कि यहाँ की शुद्ध आबो हवा जो है वो कहीं ना कहीं राहत की खबर है। और इस वक्त मनाली की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर इस वक्त 4 से 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में मैं जो है ये तमाम जानकारी दे रहा हूं। और दूसरी तरफ एयर क्वालिटी इंडेक्स की अगर मैं बात करूं तो 30 से 40 के आसपास जो है यहाँ की हवा की गुणवत्ता है। तो ऐसे में आप समझिए कि यही वजह है कि बड़ी तादाद में सैलानी जो है वो पहाड़ों का रुख करते हैं। इस वक्त रोहतांग दर्रा खुला हुआ है, वहां पर बर्फ से ढका हुआ रोहतांग दर्रा है। और टेम्परेचर की अगर मैं बात करूं तो वहां पर भी रात के समय में -5 से 7 डिग्री सेल्सियस के आसपास टेम्परेचर बन रहा है। तो और कहीं ना कहीं ये नवंबर का महीना जो है वो कुछ इसी तरीके से हिमाचल प्रदेश में रहता है। लेकिन 2 महत्वपूर्ण जानकारी जो है वो अपने दर्शकों को देना चाहूंगा कि हिमाचल प्रदेश के मंडी और बिलासपुर में जो है वो कोहरे की जो है अलर्ट जो है मौसम वैज्ञानिकों ने जारी किया है। हालांकि पूरे प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो ऊना डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा टेम्परेचर 26 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है और सबसे कम टेम्परेचर जो है वो कुकुमसेरी लाहौल स्पीति में पड़ता है, -3.3 डिग्री सेल्सियस के आसपास पिछले 24 घंटों में रिकॉर्ड किया गया। राहत की बात यह है कि अगले एक हफ्ते तक मौसम का यही सूरत हाल जो है वो हिमाचल प्रदेश में रहेगा। लेकिन दूसरी तरफ जो ये ठंड है वो मैदानी इलाकों में जरूर असर दिखाएगी, यानी ठंड ने दस्तक दे दी है। धीरे धीरे अब ठंड अगले कुछ महीनों में और बढ़ती जाएगी। जी गगन, सूखी ठंड है और पूर्व अनुमान जो है अभी मौसम विभाग की तरफ से बारिश को लेकर जो है वो नहीं बताया गया। और सूखी ठंड कितनी खतरनाक हो सकती है और पर्यटन के लिए हिमाचल को जाना जाता है। मैं आपसे भी जानना चाहूंगी और हमारे सहयोगी अंकुश से भी जानना चाहूंगी कि पर्यटन पर कितना असर पड़ेगा। मैं आऊंगी आपके पास, उससे पहले अमृतसर का रुख कर लेते हैं जहां पर हमारे सहयोगी हैं, भरत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भरत, सरहदी जिला है अमृतसर, तो सरहदी खेतरां दे विच ठंड जो है वो सब तो पहला दस्तक दिंदी है और पहाड़ी खेतरां दे विच जिहड़ी ठंड वधी हुई है उसदा सब तो ज्यादा असर जो है मैदानी इलाकों दे विच देखने को मिलता है जो सरहद दे नाल जुड़े हुए ने। किस तरह मौसम का तापमान की है, किस तरह का मौसम का मिजाज होता है? बिल्कुल गगन तुहानू दसदे कि कह सकते हैं कि गुरुनगरी अमृतसर ते जिहड़ी ठंड दे है ਉਹ ਦਸਤਕ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਿਆ। ਮਿਨੀਮਮ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਹ 8 ਤੋਂ 9 ਡਿਗਰੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਜੋ ਹੈ 27 ਤੋਂ 28 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਅਗਰ ਮੌਸਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਵੇਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਰਾਤ ਦੇ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਮੌਸਮ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਡਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਠੰਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਆ ਦੋਵੇਂ ਸੰਦੀਪ ਤੇ ਅੰਕੁਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੰਡ ਵਧੇਗੀ ਉੱਥੇ ਬਰਫ਼ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ। ਉਸੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਫਰਕ ਹੈਗਾ ਬਸ ਸਾਰਾ ਵੇਖਣ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਦਿਖਾ ਦਈਏ ਕਿ ਧੁੱਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੌਸਮ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਮੌਸਮ ਬਿਲਕੁਲ ਪੂਰਾ ਸਾਫ਼ ਰਹੇਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਨੁਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਵੇਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਰਾਤ ਦੇ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੈਕਟਾਂ, ਸਵੈਟਰਾਂ, ਟੋਪੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪਾਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈਆਂ। ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਰ ਆ ਹਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਯਾਤਾਯਾਤ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਧੁੰਦ ਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਦਸਤਕ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਕੀ ਨਾਮ? सचिन शर्मा। ਠੰਡ ਨੇ ਦਸਤਕ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਸ ਵਾਰ ਠੰਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਹੈ, ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ? पिछले साल ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵਲੀ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ ਇਸ ਸਾਲ ਠੰਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਗਮਨ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਲਦੀ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ। ਸਵੇਰੇ ਅਸੀਂ ਫੁੱਲ ਸਲੀਵ ਪਾਈ ਦੀ ਹੈ, ਦੁਪਹਿਰ ਹੋਣ ਤੱਕ ਥੋੜੀ ਗਰਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਧੀ ਬਾਂਹ ਦੀ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਵੀ ਪਾਣੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਵੇਰ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਠੰਡ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ
ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਠੰਡ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਥੋੜੀ ਜਲਦੀ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਸੀ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਵੇਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਰਾਤ ਦੇ ਵੇਲੇ ਠੰਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਧੁੱਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਿੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੰਡ ਵਧੇਗੀ, ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਪਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਮਿਨੀਮਮ ਉਹ 8 ਤੋਂ 9 ਡਿਗਰੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 27 ਤੋਂ 28 ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਦੱਸਿਆ ਜਾ। ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੌਸਮ ਹੈ ਉਹ साफ रहेगा, धूप जी है वो खिली रहेगी। बिल्कुल, मैं वापस आऊंगी अंकुश का रुख एक बार फिर से करेंगे। अंकुश, अभी बारिश का कोई पूर्वानुमान या बर्फबारी का कोई पूर्वानुमान है क्या? क्योंकि पर्यटन नगरी है और पर्यटन नीति को लेकर सरकार की तरफ से भी कोई नई नीति लाने की कवायद शुरू की गई है। देखिए, बिल्कुल अगर पहाड़ी राज्य की बात करें तो बर्फबारी पर यहाँ का पर्यटन अत्याधिक निर्भर करता है। ऊंचाई वाले इलाकों में बीते महीने ही हल्की बर्फबारी शुरू हो गई थी। हालांकि अगर आने वाले दिनों की बात की जाए तो फिलहाल इसे लेकर किसी तरह का कोई पूर्वानुमान तो जारी नहीं किया गया है, लेकिन जैसे जैसे ठंड बढ़ेगी वैसे वैसे राज्य में पर्यटन का कारोबार भी बढ़ेगा, क्योंकि जो तमाम लोग हिमाचल प्रदेश में घूमने के लिए आते हैं वो यहाँ की ठंडक का मजा लेने के लिए, यहाँ की वादियों का मजा लेने के लिए, और सबसे बड़ी बात जब बर्फबारी पहाड़ों पर होती है तो उसका मजा लेने के लिए यहाँ पर आते हैं। बात आपने नीति की है तो हिमाचल प्रदेश सरकार का लक्ष्य है कि हिमाचल प्रदेश में हर साल 5 करोड़ पर्यटक आए। कोरोना काल के दौरान हिमाचल प्रदेश का पर्यटन कारोबार प्रभावित होना शुरू हुआ था और उसके बाद जिस तरह लगातार 2023 से लेकर 2025 तक राज्य भर में आपदा का सामना करना पड़ा, उसकी वजह से भी पर्यटन कारोबार बुरी तरह प्रभावित हुआ। तो यानी कि राज्य सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश की जीडीपी में पर्यटन कारोबार का 9% हिस्सा है। लाखों लोगों की रोजी रोटी पर्यटन कारोबार के साथ जुड़ी हुई है। जितने ज्यादा पर्यटक हिमाचल प्रदेश में आएंगे उतना अच्छा यहाँ की इकोनॉमी के लिए है। और जिस तरह से ठंड की बात की जा रही है, जितनी जल्दी ठंड आएगी उसके साथ ही पर्यटकों का आना जाना भी शुरू हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बर्फबारी का इंतजार पर्यटकों को रहता है। तो मौसम विज्ञान केंद्र की माने तो फिलहाल सैलानियों को बर्फबारी के लिए कुछ इंतजार करना होगा, लेकिन जो ऊंचाई वाले इलाके हैं यहां पर सुबह और शाम की ठंड यहाँ के स्थानीय बाशिंदों की परेशानी जरूर बढ़ा रही है। ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। और जिस तरह शुष्क ठंड की बात कही जा रही है, दोपहर के वक्त तेज धूप और सुबह शाम ठंड, ये कहीं ना कहीं बीमारी को भी बुलावा देती है। ज्यादातर लोगों को इस दौरान वायरल खांसी और इस तरह की परेशानी होती है और डॉक्टर्स ने भी इसे लेकर एहतियात बरतने की अपील की है, ताकि जब दोपहर के वक्त लोग निकले तो इस तरह के कपड़े पहनकर निकले, ताकि अगर आप शाम को वापस घर लौटते हैं तो कहीं ना कहीं आपको ठंड का सामना करना पड़ सकता है। तो इसे लेकर भी लगातार एडवाइजरीज जो है वो स्वास्थ्य विभाग की ओर से और जो तमाम डॉक्टर्स हैं उनकी ओर से जारी की जा रही है। बिल्कुल, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से क्या एडवाइजरी है, कैसे जो है लोग अपना ध्यान रख सकते हैं, अपने बच्चों का, बुजुर्गों का ध्यान कैसे रखा जाए? मैं आऊंगी आपके पास। मैं संदीप से बात करना चाहूंगी। संदीप, जैसे कि अक्सर ऐसा होता है कि जून से सितंबर महीने तक क्या होता है कि इन राज्य में पर्यटन कारोबार जो है धीमा पड़ जाता है। वो टैक्सी है, चाहे होम स्टे है और अन्य शिल्प कला के साथ जुड़े हुए जो भी कारोबार है, ये सभी। तो ऐसे में क्या लगता है कि अगर बरसात हो जाती है, इस पर कितना इसका असर पड़ता हुआ नजर आएगा? और सरकार की तरफ से कैसी तैयारी है कि पर्यटन को आकर्षक बनाया जाए और ताकि अर्थव्यवस्था को मजबूत रखा जाए? गगन, देखिए आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल किया है, क्योंकि इस साल 2025 की जब शुरुआत हुई थी तो सर्दियों के बाद जो है अचानक मौसम में बदलाव हुआ। बहुत लंबे समय तक हिमाचल प्रदेश के तमाम इलाकों में मानसून का असर देखने को मिला, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर देखने को मिला। सबके सामने है कि हिमाचल प्रदेश ने कितनी बड़ी आपदा झेली। अब हिमाचल प्रदेश धीरे धीरे पटरी पर लौट चुका है और लौट रहा है। दूसरी तरफ सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल ये है कि नवंबर का महीना है, आज 12 तारीख है और कहीं ना कहीं ये पूरा महीना जो है वो मौसम साफ लगभग रहेगा, इस तरीके का पूर्वानुमान जो है वैज्ञानिक बता रहे हैं, जो कि राहत की बात है। क्योंकि अब भी बहुत सारी ऐसी लोकेशंस हैं जहां पर सड़कों को जो है वो प्रॉपर और परमानेंट तौर पर रेस्टोर नहीं किया गया है। हालांकि यातायात वहां पर सुचारू है। इसमें कुल्लू डिस्ट्रिक्ट सबसे ज्यादा इंपैक्टफुल है। मंडी की अगर मैं बात करूं तो मंडी के बहुत सारे इलाके बाढ़ प्रभावित थे, जिन्हें दोबारा से रेस्टोर किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं सड़कों को दुरुस्त करने के लिए फिलहाल चाहे पीडब्ल्यूडी विभाग हो या फिर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की टीमें हो, उनको समय चाहिए होगा, ताकि आने वाले
15 से 20 दिन जो है वो अगर मौसम साफ रहता है तो उनके काम को और तेजी से किया जा सके। अगर सुस्त रवैया वहां पर कई इलाकों में देखने को मिल रहा है तो उन्हें कहीं ना कहीं इन 20 दिनों का फायदा लेना होगा ताकि इन तमाम इलाकों के आसपास रहने वाले लोगों को सबसे पहले परेशानी का सामना ना करना पड़े। दूसरी तरफ अगर बताऊं तो बारिशें अगर होती हैं तो जो ये टेम्परेरी रिस्टोर सड़कें की हैं इनके हालात फिर से खस्ता हो जाएंगे। खस्ता हालात होने के बाद जो है वो कहीं ना कहीं ट्रैफिक की समस्या लोगों को देखनी पड़ती है। दूसरी तरफ हिमाचल प्रदेश जो है वो पर्यटन राज्य है। ऐसे में चाहे शिमला हो, मंडी हो, धर्मशाला हो, चंबा हो या फिर डलहौजी हो या फिर कुल्लू मनाली के इलाके हों या फिर लाहौल स्पीति और किन्नौर के इलाके हों, इन तमाम इलाकों में सर्दियों में बर्फबारी के दौरान भी सैलानी जो है यहां पर चहलकदमी करते हुए दिखाई देते हैं। तो ऐसे में सबसे मुख्य सोर्स जो है वो सड़कें हैं यहां तक पहुंचने की, और ऐसे में इन सड़कों को सही तरीके से दुरुस्त करने के लिए जो है मौसम साफ रहने का जो है वो सबसे ज्यादा जरूरी जो है इन तमाम दोनों विभागों को और सरकार को भी रहने वाला है। दूसरी तरफ आपने सरकार से जुड़ा सवाल किया तो गगन ये काफी महत्वपूर्ण जी मैं वहीं आ रही थी जी, ये काफी महत्वपूर्ण सवाल है क्योंकि सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती है क्योंकि अब भी बहुत सारी सड़कें जो हैं वो परमानेंट रिस्टोर नहीं हुई हैं। बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर अब भी बेघर हुए लोगों को परमानेंट शेल्टर नहीं मिल पाया है। तो आप समझिए कि हाल ही में पिछले 2 दिनों पहले जो है वो बंजार में जो है जिस तरीके की आगजनी हुई, 16 घर जो है वो पूरी तरीके से स्वाह हो गए और वहां पर अब लोगों का आशियाना, छत, सामान, हर वो जरूरी साजो सामान जो जीने के लिए चाहिए होता है वो सब स्वाह हो चुका है। तो ऐसे में समझिए कि ऐसे खुले आसमान में टेम्परेचर जहां पर -4 से 5 डिग्री सेल्सियस तक अमूमन दिनों में रहता है और अगले 3-4 महीने बर्फबारी होती है, तो आप समझिए लोगों का जीना कितना दुश्वार हो जाएगा। कहीं ना कहीं प्रशासन के लिए भी चुनौती है, सरकार के लिए भी चुनौती है, ऐसे उन लोगों के लिए भी चुनौती है जिन्होंने अपने बाढ़ में आशियाना खो दे, जिन्होंने इस तरीके से आगजनी में अपना आशियाना खो दिया। तो कहीं ना कहीं अगले कुछ दिन जो है वो काफी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। अगर मौसम साफ रहता है तो रेस्टोरेशन वर्क और मदद के तौर पर जो है वो कहीं ना कहीं तेजी लानी होगी। और दूसरी तरफ राहत की बात यह है गगन की इस नवंबर के महीने की शुरुआत में ही 2 स्पेल में अच्छी बर्फबारी जो है वो लगभग 10,000 फीट से लेकर 16,000 फीट तक की तमाम ऊंचाई वाले इलाकों में जो है अच्छी बर्फबारी हुई है। यही वजह है कि रोहतांग दर्रे में पिछले कई सालों के बाद जो है इस वक्त 2 से 3 फीट मोटी बर्फ की परत है। और ऐसे में अगर ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फ रहती है तो इसका सीधा असर जो है ग्लेशियर्स पर भी पड़ता है, जल स्रोतों पर भी पड़ता है, क्योंकि आने वाली गर्मियों में जिस तरीके से टेम्परेचर का फ्लक्चुएशन देखा जा रहा है तो कहीं ना कहीं पहाड़ पर अगर इसका असर पड़ा तो इसका सीधा असर जो है मैदानी इलाकों में भी पड़ेगा, क्योंकि पानी की किल्लत जो है वो सबको देखनी पड़ेगी। अगर पहाड़ सुरक्षित हैं तो मैदान भी सुरक्षित हो सकते हैं। जी गगन। बिल्कुल अंकुश, मॉनसून टूरिज्म सर्किट में परिकल्पना को लेकर अगर बात की जाए, क्योंकि देखिए राज्य सरकार को जो स्थानीय आर्थिकी है उसको मजबूत किया जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि संदीप ने भी बताया कि जैसे बीते दिनों के दौरान, बीते कुछ महीनों से जैसे सब कुछ हुआ, अस्त व्यस्त हो गया, बुनियादी ढांचा पूरी तरह से तहस नहस हुआ, उसके बाद एक बड़ी चुनौती तो है ही राज्य सरकार के लिए। और इसी के साथ फोकस क्या नई पर्यटन नीति पर रहेगा अब सरकार का, ताकि कुछ ऐसे इलाके हैं जिनके मैं नाम लेना चाहूँगी यहाँ पर कि टूरिज्म सर्किट के रूप में, जैसे कोल डैम है, गोविंद सागर झील है, पौंग डैम, रिवॉल्सर, सुंदरनगर और कांगड़ा झील क्षेत्र जो है शामिल किए जा सकते हैं टूरिज्म के लिहाज से, क्योंकि यहाँ पर ये वो इलाके हैं जहाँ पर तापमान जो है वो सुखद रहता है। तो यहाँ पर फोकस किया जाना ज़रूरी है ताकि जो सौंदर्य जो है यहाँ का चरम पर रहे और पर्यटन को भी बढ़ावा मिले, आर्थिकी मजबूत रहे। सबसे पहले तो हिमाचल प्रदेश सरकार का उद्देश्य है और लक्ष्य है कि राज्य को हरित ऊर्जा राज्य बनाया जाए और उसके साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश की पहचान एक पर्यटन राज्य के तौर पर भी हो। आज जिस तरह से आपने जिक्र किया है जहां पर अलग अलग इन लोकेशंस का, तो यहां पर वाटर एक्टिविटीज को बढ़ावा देने के लिए बीते कुछ दिनों में सरकार ने जो है वो कदम उठाए हैं। हमने देखा कि गर्मियों के मौसम में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू खुद अलग अलग लोकेशंस पर गए थे और वहां पर जो वाटर एक्टिविटीज हैं, चाहे उनका गृह विधानसभा क्षेत्र है नादौन,
वहां पर भी इस तरह की एक्टिविटीज को बढ़ावा देने की बात कही गई थी। इसके अलावा पौंग डैम, कोल डैम में भी इस तरह की राज्य सरकार की नीति है कि राज्य सरकार वहां पर सैलानियों को ज्यादा से ज्यादा आमंत्रित करे। पौंग डैम की बात करें तो यहां पर हर साल बड़ी संख्या में सैलानी आते भी हैं और पहाड़ों से निकलकर जो हिमाचल प्रदेश है अलग, क्योंकि ये दोनों अलग अलग पहलू हो जाते हैं पर्यटन के। एक तो पहाड़ों का पर्यटन है जहां पर प्रकृति ने आपको सब कुछ दिया है, बर्फबारी खुद होती है और आपको वहां पर पर्यटकों को फेलिसिटेट करना है। इसके अलावा अगर बात जल क्रीड़ा की जाए तो यहां पर नदियों में और जो झीलें हैं यहां पर ज्यादा से ज्यादा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भी राज्य सरकार काम कर रही है। हालांकि वो तेजी जरूर उन कामों में नजर नहीं आई जो उस स्तर की तेजी होनी चाहिए थी। अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश में पर्यटन की, तो जिस तरह से मैंने पहले भी जिक्र किया कि राज्य में 5 करोड़ पर्यटकों को लाने का लक्ष्य रखा गया है, तो 5 करोड़ पर्यटक आपके राज्य में तभी आएंगे जब उन्हें सुविधा मिलेगी। और इसका दूसरा पहलू एक ये भी हो जाता है गगन की जब इतनी बड़ी संख्या में आप सैलानियों को यहां पर लाना चाहते हैं तो एक सस्टेनेबल टूरिज्म हिमाचल प्रदेश में हो, हिमाचल प्रदेश की प्रकृति को भी बचाया जाए, यहां के वातावरण को भी बचाया जाए, तो एक विस्तृत नीति पर राज्य सरकार को काम करने की जरूरत है। क्योंकि अभी हिमाचल प्रदेश में 1.5-2 करोड़ पर्यटक आते हैं तो हम देखते हैं कि राज्य की क्या स्थिति हो जाती है और पहाड़ों को किस स्थिति से जो है वो जूझना पड़ता है। तो ये भी राज्य सरकार को ध्यान देना होगा कि अगर यहां पर सैलानियों की संख्या बढ़ाने का लक्ष्य रखा जा रहा है तो यहां पर किस तरह से सस्टेनेबल टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाए और राज्य के लोगों की आपको आर्थिकी को भी चलाना है, राज्य की आर्थिकी को भी चलाना है, लोगों की रोजी रोटी को भी चलाना है, वातावरण को भी बचाना है, पर्यावरण को भी बचाना है। तो चुनौतियां कई हैं और इसके लिए राज्य सरकार पर सभी जो है उनकी निगाहें लोगों की लगी हुई है। ये बता दें कि जैसे कि संदीप मैं आपके पास वापस आऊंगी कि कंपकपा देने वाली ठंड का आपने बताया कि इतनी ज्यादा ठंड है, कई इलाकों में -डिग्री तक तापमान जो पहुंचा है। अगर स्वेटर पहन लें, जैकेट्स पहन लें, उसमें भी जो है लोग कांपते हुए नजर आएंगे। शीतलहर का कहर जो है वो देखने को मिलेगा, ऐसा मौसम विभाग की तरफ से अनुमान लगाया गया है। और ऐसे में अगर किसानों की, बागवानों की बात की जाए तो वहां पर कितना असर ऐसे मौसम का पड़ता हुआ नजर आएगा? गगन देखिए, बागवानी के लिहाज से अगर बात करें तो ठंड और बर्फबारी जो है वो बेहद जरूरी है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश जो है वो सेब उत्पादन का राज्य भी है। 5,000 करोड़ से ज्यादा की जो है वो टर्नओवर इस व्यवसाय से होता है। तो ऐसे में समझिए कि हिमाचल प्रदेश के बागवानों को बर्फबारी और ठंड की बेहद जरूरी जो है वो जरूरत रहती है, क्योंकि सेब की फसल अच्छी हो लगभग 1500 से ज्यादा घंटे जो है वो ठंड का कोल्ड पीरियड का चाहिए होगा। तो कहीं ना कहीं नवंबर महीने में जो अगर ठंड दस्तक देती है, बर्फबारी दस्तक देती है, तो इसका असर जो है वो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल तक रहता है। और कहीं ना कहीं ये 4-5 महीने जो है वो बागवानी के लिहाज से बेहद जरूरी है। दूसरी तरफ अगर बात करूं कृषि के लिहाज से जो है वो ये बर्फबारी और इस तरीके का मौसम वो भी बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर पहाड़ ठंडे रहेंगे तो जो पहाड़ से साथ सटे हुए मैदानी इलाके हैं उनके टेम्परेचर पर भी काफी असर पड़ेगा। और कहीं ना कहीं यही वजह रहती है कि जो सर्दियों का सीजन है वो अच्छा जाना चाहिए। अच्छी बात यह है कि इस बार अक्टूबर और नवंबर महीने में ही बर्फबारी का सीजन जो है ऊंचाई वाले इलाकों में, लाहौल स्पीति हो, मनाली के पास के इलाके हों, कुल्लू के ऊंचाई वाले इलाके हों, या फिर शिमला के ऊंचाई वाले नारकंडा में भी हमने बर्फबारी की तस्वीर देखी। और दूसरी तरफ ऊंचाई वाले जितने भी किन्नौर के हों या फिर चंबा के हों, धर्मशाला के आसपास या मंडी के आसपास के इलाके हों, वहां पर हल्की हल्की बर्फबारी जो है पिछले कुछ दिनों में 2-3 सेशन में देखने को मिली है, जो कि राहत की खबर है। दूसरी तरफ बात यह है कि जो ये लाहौल स्पीति, किन्नौर, चंबा जो इंटीरियर इलाके हैं वहां पर सर्दियों में जो है राशनिंग स्टॉक करनी पड़ती है। तो ऐसे में लोगों को कई सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर सड़कें नहीं हैं, तो आप समझिए कि इन इलाकों में लोगों को अगले 4-5 महीने तक अपना जीवन यापन करने के लिए फूड स्टॉक करना पड़ेगा, राशन स्टॉक करना पड़ेगा, हर वो जरूरी सामान स्टॉक करना पड़ेगा, ताकि अगले 5 महीने ठीक ढंग से उनके गुजर बसर रहे। और कहीं ना कहीं मैदानी इलाकों में तो इसका इतना असर नहीं पड़ता है। लेकिन गगन, एक महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहूंगा, जितने भी ये ऊंचाई वाले इलाके हैं वहां पर वाटर सप्लाई सबसे ज्यादा इंटरप्ट होती है। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। और ट्रांसपोर्टेशन को लेकर भी सवाल था। खैर, बहुत शुक्रिया संदीप तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। अंकुश, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और भरत, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।